तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम बेसिक क्लास करने के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक क्लास हो चुका उसके बाद आप एक्सरसाइज नंबर 5.1 का जो क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के मैथ है उनको बनाने जा रहे हैं। पहले एनसीईआरटी बुक को बनाएंगे, फिर जो स्टूडेंट फ्रेंड की केसी सिन्हा की जो बुक है उनके इम्पोर्टेंट सवाल को हम लगाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, इस बुक में आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक है। पहला जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति के में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। आपको बताना है कि ये जो स्थिति कुछ लिखी हुई है ये स्थिति एपी में है और क्यों है। पहला सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पास। पहला सवाल है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया। तो पता है कि आप अगर प्रथम किलोमीटर जाते हैं तो आपको प्रथम किलोमीटर पर आपको लगता है 15 रुपया। फिर अगर आप दूसरे किलोमीटर पर जाते हैं तो आपको 8 रुपया उनमें ऐड कर दिया जाता है। तो 15 8 8 5 13 23 हो गया। फिर अगर आप तीसरे किलोमीटर पर जाते हैं तो उसमें आपको 8 रुपया ऐड कर दिया जाएगा 31। फिर अगर चौथे किलोमीटर के लिए जाते हैं तो फिर आपसे 8 रुपया उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो 31 8 39। तो ये आपका बन गया 15 23 31। अब बताना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि एपी में होने के लिए सारबंतर समान होना ज़रूरी है। तो सारबंतर इसी को हम क्या बोलेंगे A1, इसी को क्या बोलेंगे A2, इसको क्या बोलेंगे A3, इसको क्या बोलेंगे A4। तो जब हम D1 निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे A2 माइनस A1। जब A2 माइनस A1 करेंगे तो 23 में से 15 घटा देंगे तो 15 8 23 कितना आ गया 8 आ गया। फिर हम D2 निकालेंगे तो अब इसमें से इसको घटाए तो इसमें से इसको घटाएंगे A3 माइनस A2 मतलब 31 में से 23 घटा देंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। बस हम दो निकालेंगे। हम देखिए D1 और D2 आपस में क्या है बराबर है, अतः ये AP में है। अतः यह एपी है। अतः ये एपी में है। एपी में है, ये लिख दिए, हो गया इसका आंसर एपी में है। इसी तरह से दूसरा सवाल आप देखिएगा। आपका जो दूसरा सवाल है यहाँ कहा जाएगा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। मतलब कोई इस तरह का बेलन है, ठीक है ना, जिसको हम सिलेंडर कहते हैं। इस तरह का वो कोई बेलन है, उसमें हवा भरा हुआ, हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। मतलब एक सिलेंडर में हवा भरा हुआ है और उसमें से एक वैक्यूम पंप है वो हवा निकालने वाला, वो हर बार हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तब हम इसको कैसे बनाएंगे। हम शुरू में तो हमको पता नहीं कि कितना हवा है। तो चलो हम मानते हैं, माना कि बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा 400 है, ठीक है। अब 200 300 500 कुछ मान सकते हैं, 400 है। तो अब क्या हुआ कि जब वैक्यूम क्लीनर डाला तो 400 का मानी गुना 400 का 1/4 भाग निकाला। 4 भाग निकाला तो कट गया 100, मतलब कितना भाग निकाला 100 भाग निकाला। यहाँ हम एपी लिखते जाते हैं साइड में। तो पहली बार हवा कितना मैं माना 400 में से 100 भाग निकला तो 400 में से 100 घटाएंगे कितना आया 300। पुनः कितना का अब निकालेगा। अब बचा कितना सिलेंडर में हवा, 400 में से 100 निकाल गया, बचा कितना 300। तो 300 का कितना निकाला 1/4 निकाला। तो अब देख सकते 4 दूना, अब इसको काटिएगा तो पॉइंट में चला जाएगा। 4 दूना 30 को काटिए तो 4 7 28 और यहाँ से बचा 2 यहाँ चला है 4 5 20 75, सही 75 चुके। तो यहाँ आया आपका 75। आप और भी निकाल सकते हैं लेकिन ना जाने 3 निकालने के बाद D1 D2 अब इस ये AP बन गया, ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3 आगे जाता निकालते तो हम जाता। तो जब D1 निकालेंगे तो 300 में से कितना घटा दिए 400 घटा दिए, मतलब इसमें से A2 माइनस A1 कर दिए तो कितना आया -100 आया। फिर अगर D2 निकालेंगे तो 75 में से कितना घटाएंगे 75 आया है ना।
तो ये जो 75 आया है तो 300 में से 75 घटा तो 225 हो जाएगा। देखिए समझिए 225 कैसे हुआ। 225 हवा में कितना, बेलन में कितनी हवा थी 300, 300 में से कितना निकल गया 75, तो 225 ही ना बचा। तो 225 सॉरी 225 में से कितना निकल गया 300, 300 निकल गया तो बचा कितना 75। तो आप देख सकते हैं -75 मतलब D1 D2 बराबर नहीं है। और जब D1 D2 बराबर नहीं है तो AP में नहीं है। एक बार फिर से इसको बता देते हैं। मैंने माना कि बेलन में हवा की मात्रा 400 थी, तो 400 का हर बार जब एक बार पंप डाल के निकालते हैं तो 1/4 भाग निकल जाता है। तो 400 का जब 1/4 निकला तो 100 बचा। शुरू में बेलन में कितना था 300, 300 में से 100, शुरू में कितना था 400, 400 में से 100 निकाल दिया, बचा कितना 300। फिर पुनः 300 का 1/4 आया तो 75, तो 300 में से 75 निकल गया तो कितना बचा 225। फिर इसका AP बनाए तो ये AP में नहीं है। तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर का सवाल है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए 150 रुपये। एक कुआं खोदा जा रहा है, ये कुआं है। जब प्रथम मीटर 1 मीटर कुआं खोदा गया, 1 मीटर कुआं खोदा गया तो उसकी लागत 150 रुपया आई। और फिर प्रत्येक मीटर के लिए खुदाई 50। फिर दूसरा किलोमीटर जब खोदा गया तो उसमें 50 रुपये एक्स्ट्रा लगा तो 200 हो गया। फिर तीसरा खोदा गया तो 50 रुपये एक्स्ट्रा 250 लगा। यहाँ से एक AP बन के, जब प्रथम मीटर के लिए मजदूर लिया 150 रुपया, बोला 1 मीटर का खोदेंगे तो इसमें 50 रुपया आपसे ऐड कर लिया जाएगा 200। फिर खोदेंगे तो 250 रुपया। इस तरह से आप खुदवाते रहिए, मैं 50 रुपया लेते चला जाऊँगा और मैं अमीर हो जाऊँगा, आप गरीब हो जाइएगा। तो देखो ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ क्या है कि हम इस देखेंगे, चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं। हमको पता है AP में होने के लिए क्या बराबर होना चाहिए, D यानी सार्वंतर। तो D1 निकालेंगे तो इसी को तो A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं और इसको A3 बोलते हैं। तो D1 निकालने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे A2 माइनस A1, तो 200 में से 150 घटा दिए तो कितना आ गया 50 आ गया। सही बात। चलो आगे देखते हैं। D2 निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे। जब A3 में से A2 घटाएंगे तो 250 में से 200 गया तो कितना बचा 50 बचा। इसका मतलब D1 और D2 आपस में बराबर है। और जब सार्वंतर बराबर है तो ये किस में है, AP में है। यही आपको बताना है AP में है या नहीं। रीज़न पूछा तो रीज़न ये है कि सार्वंतर बराबर तो AP में, बराबर नहीं तो AP में नहीं। चलो इसका एक का चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा सवाल है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अब ये दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा। देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ख़राब सा ब्याज होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि, मतलब एक आदमी है, कोई भी आदमी जो 10,000 रुपया बैंक से लिया है और प्रतिवर्ष उसको उनका 8% चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता है। तो इस कंडीशन में बताना कि ये AP में है या नहीं। तो आप जो वो दिया हुआ है 10,000 जो लिया उसको बोलते हैं मूलधन। जो बैंक से आप लेके आए उसको मूलधन। तो मूलधन ये लेके आए हैं 10,000 मूलधन लेके आए हैं। कितना ब्याज पर बैंक वाले ने इनको पैसा दिया है, इनको दिया है कि आपसे 8% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। तो अब यहाँ पास आप एक फार्मूला ये दिया हुआ है, ये 10,000 लिए 8% ब्याज पर। आप याद रखिए क्या, ब्याज का एक फार्मूला होता है, ब्याज का एक फार्मूला होता है मूलधन गुने ब्याज, मूलधन गुने ब्याज, ये फार्मूला होता है ब्याज का। तो मूलधन देखिए आपको कितना दिया हुआ, मूलधन दिया है 10,000 का 8%, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा 100 जाएगा। 0 से 0 ख़त्म हो गया तो बचा 800। अब उनको देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे मिश्र धन। अब नेक्स्ट वर्ष उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 10,000 रुपया वो खुद बैंक से कर्जा लाए हैं और उनका ब्याज हो गया 800। तो टोटल कितना हो गया 10,800। फिर ये प्रथम वर्ष में था, इस किस में था ये ब्याज, प्रथम वर्ष में। अब फिर दूसरे वर्ष में वो जमा नहीं करेंगे तो उनको क्या होगा, दूसरे वर्ष के लिए जब हम देखेंगे तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हमको पता है कि मूलधन
अब उनके पर वो 10,000 लिए थे, लेकिन अब उसका चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसी को समझना चक्रवृद्धि ब्याज। अब उनको 10,000 का नहीं बल्कि 10,800 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। तो उसी तरह से फार्मूला बैठाएंगे, ब्याज बराबर कितना हो गया, मूलधन, तो मूलधन गुना ब्याज। तो मूलधन दिया है उनको इतना, अब ब्याज दिए लिया 8% पर, नीचे से 100 गया, परसेंट उठा के 18, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 800, देखो 8 आठी 64, 4 864 हो जाएगा। तो अब उसका मिश्र धन कितना आ गया, मिश्र धन मतलब इस साल उनको कितना पैसा देना पड़ेगा, मिश्र धन का ये जो मूलधन, मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन वो कितना अब उस पर कर्जा था 10,800 रुपया, अब ब्याज कितना हो गया 864। आप इसको जोड़े, 4 6 8 8 16 के 6 बचा 1 1 और 1। अब ये तीन टर्म निकाल के आप चेक कर सकते हैं, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं। लिया शुरू में कितना 10,000 रुपया, 10,000 लिख दिए, 10,000, फिर उन पर कितना हो गया दूसरे साल में 10,800 रुपया पहला साल, फिर कितना हो गया 11,864। एपी तैयार हो गई। आप D1 निकालिए, जब D1 निकालेगा तो ये A1 है, ये A2 है, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो A2 माइनस A1 कीजिएगा, A2 माइनस जब A1 कीजिएगा तो 10,800 में से 10,000 रुपये घटाइएगा तो कितना आएगा 800 रुपया आएगा, 800 रुपये आएगा। फिर D2 निकालिएगा तो 11,864 में से 10,800 घटाइएगा, 11,864 में से 10,800 आप घटा दीजिए, कितना होता है घटा के दीजिए, 4 में से गया 4, और ये 6 में से गया 6, 8 में से 8 गया 0, फिर 10 में से देखिए यहाँ घटा देते हैं, दिक्कत हो रहा है। 11,864 नीचे में जगह नहीं था इसलिए 10,800 इसको माइनस कर दिए तो 4 6 8 में से 8 गया 0 1, तो ये तो ख़त्म हो गया, मतलब 10,164। तो देखो D1 और D2 क्या आपस में बराबर है, नहीं है, D1 बराबर नहीं है D2 के, तो ये हमारा AP में नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, देख लेना इसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 हो गया, हम पार्ट 2 जल्द बनाने वाले हैं, आप आके देखिएगा।